Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master Dean at Quora. Last time we were discussing about the cellular adaptations to the stress. So where we discussed the four components of adaptation that were hypertrophy, hyperplasia, atrophy and metaplasia. So last time we were discussing metaplasia, some of its content were left, so we are going to continue with that. तो अब मेटाप्लेजिया की सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि ये क्या है, कि इसके अंदर ये होता है कि एक सेल टाइप जो है दूसरे सेल टाइप से जो है क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रेस पड़ रहा होता है, ठीक है, जिसको सर्टन सेल्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, तो वो सेल जो है दूसरे सेल में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इसमें रिप्लेसमेंट होती है, कोई कंप्लीट चेंज नहीं आता। ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल स्क्वैमस सेल्स जो होते हैं एपिथेलियम के, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, वो उनको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते हैं, बट इनका एडवांटेज ये भी है जो कि मैलिग्नेंट भी बन सकते हैं ये। एक तो सर्वाइवल जो हमारे पास जब भी मेटाप्लेजिया का जो मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको बताया था कि सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, लेकिन प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो लॉस्ट हो जाता है। उसके अलावा वो वहाँ पे सेल्स की मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अभी जिस तरह मैंने आपको सिगरेट स्मोकर्स की एग्जाम्पल दी थी, इसी तरह एक और डिजीज़ है जिसमें एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो स्टमक कंटेंट है वो जो है उनका बार बार जो है एसोफेगस की तरफ जो है ना रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, प्रॉपरली जो है वो वेल्व्स हैं जो जो कि इसोफेगस से फूड कंटेंट जो है स्टमक में पास करते हैं। ठीक है, उन वेल्व्स का जो है प्रॉपर क्लोजर नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वापस इसोफेगस की तरफ जाती है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस जो है काफ़ी अर्से तक रहे, 6 मंथ से ज़्यादा, तो उसको हम क्रॉनिक गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो उस इतना ज़्यादा टाइम हो गया, अब बॉडी तो जाहिर सी बात है कोई एक स्ट्रेस आ रहा है उसके अगेंस्ट अडेप्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें भी यही होगा कि वहाँ के जो सेल्स होते हैं स्क्वैमस जो है वो स्क्वैमस सेल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय इंटेस्टाइनल टाइप कॉलमनर एपिथेलियम के। जिस तरह स्टमक में जो सेल्स होते हैं वही सेम इसोफेगस में बन जाते हैं, ताकि क्योंकि एक वो डिजीज़ है, अब बॉडी ने उसके अगेन अडेप्ट तो करना है, इसलिए वो अपने सेल को ही चेंज कर देगा जो कि इसोफेगस में है, ताकि जो है सर्वाइवल रेट जो है उन सेल्स का बढ़ जाए और इसोफेगस का वर्क चलता रहे। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मेटाप्लेजिया ज़रूरी नहीं है जो है सेल्स जो है सिर्फ कुछ ऑर्गन्स में होंगे, वो मसल्स के अंदर भी हो सकते हैं। कि समटाइम्स क्या होता है कि मसल्स के अंदर कुछ सेल्स की क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएशन। फॉर एग्जांपल के मायोब्लास्ट है तो वो ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स मसल के अंदर बोन भी बन जाती है, तो वो भी मेटाप्लेजिया के मैकेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास जो विटामिन ए होता है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द एपिथेलियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो जब एपिथेलियल डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही होती, प्रॉपर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है, तो वहाँ पे स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, मेटाप्लेजिया के मैंने आपको बता दें कि उससे सर्वाइवल रेट तो बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों में जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर मेटाप्लेजिया तो हो गया, बट उनके अंदर बाद में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन से लंग कैंसर होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये सारा प्रॉपर बता दिया है मेटाप्लेजिया के बारे में। ठीक है, हमने सेलुलर अडेप्टेशन टू द स्ट्रेस पढ़ ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इंजरी होती है तो हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब भी सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ती है, ठीक है, और अगर सेल जो है उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, सेल डेथ भी हो सकती है। और अगर जो है अडेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसको उस इंजरी को हम क्या करते हैं, उसको अगर वो अडेप्ट करके दोबारा से जो है वो अपनी असल हालत में जा सकता है, ठीक है, तो उसको हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। ठीक है, अब अगर सेल्स को आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया कि वो सेल्स जो है अडेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर जो है उन सेल्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन डैमेज आ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी वो है जिसमें हमारे सेल की इंजरी होती है इन द माइल्ड फॉर्म। ठीक है, उसमें उसके फंक्शन और उसके फंक्शन में और उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी शेप में जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और अगर जो है आप जो डैमेजिंग स्टिमुलस को रिमूव कर दो, ठीक है, तो ये चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस स्टेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं। ठीक है, उसके अलावा साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती हैं। ठीक है,
अच्छा जी, लेकिन इसमें इतने हद तक नहीं, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती कि वो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को या फिर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज ना करे, ठीक है। जब तक न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, ठीक है, तो वो इंजरी क्या है, रिवर्सिबल है। अगर न्यूक्लियस जो है डैमेज हो गया और सेल मेम्ब्रेन भी जो है उसके अंदर पार्टीशंस आ गई हैं या परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट नहीं रही और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट नहीं रही तो वो सेल डेथ कॉज कर सकती है, ठीक है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के मैंने बारे में आपको बता दिया कि इसी हमारी एक माइल्ड फॉर्म ऑफ इंजरी है जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, बट कितने लेवल तक आती है कि न्यूक्लियस और जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है, तो वो चेंजेस रिवर्स हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए उसको हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। और जबकि सेल डेथ क्या है कि आपके पास जो है स्ट्रेस रिमूव नहीं हो रहा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्वेयर है, डैमेज होता जा रहा है, तो इंजरी क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल होती है जब सेल जो है उस डैमेज को रिकवर नहीं कर पाता और वो सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब हमारे पास जो सेल की डेथ कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की, एक है हमारे पास नेक्रोसिस और दूसरी है हमारे पास एपोप्टोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सेल डेथ होती कैसे है, ठीक है। जब मेम्ब्रेन्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं तो क्या होता है कि जो हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है जैसे कि लाइसोसोम के अंदर आपको पता है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उसके अंदर से एंजाइम क्या हो जाएंगे, लीक आउट कर जाएंगे, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। जब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो वो सारे का सारा जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनेलीज वगैरह, उस सेल के कंटेंट्स को क्या करने लग जाएंगे, डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक तो लाइसोसोम में से एंजाइम निकले, उन्होंने सारे के सारे सेलुलर कंटेंट्स के डाइजेशन स्टार्ट कर दी। उसके अलावा जो जो हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन है वो भी क्या करने लग जाएगी, लीक करने लग जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से सेल के कंटेंट जो है सेल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जब सेल से बाहर आएंगे तो हमारा जो है बॉडी जब भी इंजरी होती है तो उसके अगेंस्ट जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब वो लीकेज होगी सेलुलर कंटेंट्स की आउट ऑफ द सेल तो हमारे पास होस्ट रिस्पॉन्स शुरू होगा जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्रोसिस, मैंने आपको बताया है नेक्रोसिस किस वजह से होती है, ठीक है। अगर जो है इस्कीमिया हो गया, ठीक है, मीन्स के ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, या टॉक्सिन्स आए हैं जिन्होंने सेल की डेथ कॉज करा दी। इसके अलावा इन्फेक्शन और ट्रॉमा, ठीक है, इन सारे मैकेनिज्म में, इस्कीमिया में, टॉक्सिन्स में, इन्फेक्शन और ट्रॉमा में नेक्रोसिस हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक और प्रोसेस है हमारे पास जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस में क्या होता है, जब हमारे सेल के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स खत्म हो जाए या सेल का डीएनए या प्रोटीन जो है इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए कि आप उसको वो सेल जो है उसको खुद रिपेयर नहीं कर पाता तो वो सेल अपने आप को खुद ही किल कर देता है, ठीक है, कि डीएनए डैमेज इतना ज़्यादा हो गया, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स भी नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि वो खुद को रिकवर नहीं कर सकता तो वो खुद ही अपने सेल की क्या कर देता है, डेथ कॉज करा देता है, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। ये इस मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर डिसोल्यूशन विदाउट कंप्लीट लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ठीक है, कि मेम्ब्रेन जो है इंटेग्रेट रहती है लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो आप जो है बल्ब बन जाते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर अलग अलग जो है वो फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो सेल प्रॉपर इंटैक्ट नहीं रहता, ठीक है, वो उसके मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, कि उसने खुद ही अपने सेल ने अपने कंटेंट्स की क्या कर दी, किलिंग कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि अब नेक्रोसिस क्या है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक कोई डिजीज जैसा इन्फेक्शन हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ तो ही सेल अपनी डेथ कॉज करेगी, सेल की डेथ होगी। जबकि एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। हमारे पास नेक्रोसिस क्या है, पैथोलॉजिकल है, ठीक है, एपोप्टोसिस क्या है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है ये, ठीक है, हमारी बॉडी का। ये इसलिए होता है कि समटाइम जो है सेल जो है जो जिनकी एजिंग ज़्यादा हो जाती है, जिनकी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है, तो वो उनकी क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस हो जाती है। अच्छा जी, अब फर्दर हमने देखना है कि ये कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम 1 मिनट पहले इसको कंटिन्यू करने के पहले हम ये देख लें कि हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में, वो इंशाल्लाह जो है हम फर्दर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।